नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। व्यापक सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र पर विश्वास का संकट, चुनौतियों से निपटने के लिए यूएन को बहुमुखी बनाने की जरूरत। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यूएन जनरल असेंबली की उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, कहा विकास को गति देना, जलवायु परिवर्तन और विषमता को कम करने की चुनौती कायम। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 और महामारी संशोधन विधेयक 2020 समेत 4 अहम विधेयकों को संसद की मंजूरी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी लोकसभा से पारित। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 समेत श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयक लोकसभा की कार्य सूची में आज। राज्यसभा के एजेंडे में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन बिल 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 समेत 9 विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्य सूची में शामिल। केंद्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, गेहूं और चना समेत रबी की 6 फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी जानकारी, कहा जारी रहेगी एमएसपी और सरकारी खरीद। प्रधानमंत्री ने फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा अधिक एमएसपी किसानों को सशक्त करने के साथ साथ उनकी आय दोगुनी करने में भी करेगी मदद। देश में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के 90,000 से अधिक रोगी स्वस्थ, रिकवरी दर 80% के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटों में 93,356 मरीज हुए ठीक। कुल रिकवरी के वैश्विक आंकड़े में भारत शीर्ष पर। इटावा जनपद के इकतिल थाना क्षेत्र में मानिकपुर मोड़ के पास भैंस बांधने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हंसिए से हमला कर दिया। दोनों ओर से हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। वहीं पीड़ित पक्ष किशनपाल राठौर का कहना है कि दबंग पक्ष की भैंस सड़क पर बंधी हुई थी। किशनपाल अपनी कार लेकर आ रहा था कि कार का पहिया भैंस की पूंछ के ऊपर चढ़ गया। इसी को लेकर दूसरे पक्ष ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। मारपीट में किशनपाल बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर पहुंची इकतिल थाना पुलिस ने घायल को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शांति हो गई थी, समझौता भी हो गया था, आराम से नीचे बैठे थे हम, तो थे नहीं, वहाँ काम चला वहाँ पे थे, वहीं पे थे हम। तो बच्चे मेरे ऊपर रहते हैं, उन्होंने देखा कैमरा लगाया और उन्होंने देखा पापा को मार रहे हैं, वो दौड़ते हुए आए, उनको भी हमला कर दिया, उन पर भी। तो बच्चों ने गेट बंद कर दिए। किस चीज़ से हमला किया था उन्होंने? किया था छोटा वाला, केले की दुकान, कटे हुए के निशान हैं जो कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगे हुए हैं, गर्दन में, गर्दन के पीछे और हाथ में। क्या हालत है उसकी? हालत तो गंभीर है, अभी जरूरी इलाज है वो दिया जा रहा है, उसके बाद फिर आगे बताया। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कामकाज जो हैं वो लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि दोनों सदनों में संसदीय समितियों के जो प्रतिवेदन हैं वो भी पेश किए जाएंगे। राज्यसभा के एजेंडे में आज 9 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 3 विचार और लौटाए जाने के लिए हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। जबकि कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों से संशोधन और छूट से संबंधित विधेयक 2020, विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए उच्च सदन के एजेंडे में आज है। इसके साथ ही लोकसभा की बात करें तो 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, साथ ही फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है।
इसके अलावा सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। थाने के अंदर प्रेमी युगल ने किया निकाह, गुन्नौर कोतवाल ने किया कन्यादान। युवक का मोहल्ले की ही युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग। युवक के परिजन नहीं थे राजी। जी हाँ, गुन्नौर कोतवाली इलाके में परिजन प्यार में रोड़ा बने तो प्रेमी युगल थाने पहुंच गया। प्रेमी युगल की बातें सुन के कोतवाल ने दोनों के परिजनों को थाने बुला लिया। पुलिस ने थाने में ही काजी को बुलाकर दोनों का निकाह करा दिया। निकाह में युवक और युवती के परिजनों के अलावा पुलिसकर्मी भी शरीक हुए। कोतवाल और एसएसआई ने कन्यादान किया और मिठाई मंगवा कर थाने में बंटवाई। आपको बता दें कि कस्बे के मोहल्ला मासूम अली निवासी मोहम्मद हनीफ की मोहल्ले की युवती से ही नज़रें क्या मिली। दोनों ने चोरी छिपे मिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। युवती ने प्रेम संबंधों के बारे में परिजनों को बताया तो उसके परिजन निकाह करने को तैयार हो गए, लेकिन युवक के परिजन राजी नहीं थे। युवती के परिजनों ने भी युवक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया, मगर वह नहीं माने। परिजनों द्वारा निकाह करने से इनकार किए जाने की जानकारी युवक ने प्रेमिका को दी। प्रेमी युगल दोपहर थाने पहुंच गए और कोतवाल संजीव कुमार को प्रेम संबंधों के बारे में बताया। कहा कि वह शादी करके साथ रहना चाहते हैं, मगर परिवार के लोग नहीं मानते। कोतवाल ने दोनों के परिजनों को थाने बुला लिया और काजी को बुलाकर निकाह करा दिया। युवक और युवती के परिजनों के अलावा कोतवाल संजीव कुमार, थाने के पुलिसकर्मी भी इस निकाह में शरीक हुए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कन्यादान किया। कन्यादान करने के साथ ही कोतवाल ने मिठाई मंगवा कर सभी का मुंह मीठा कराया। कुछ बाधाएं इनके बीच में आ रही थीं, वो बाधाएं आज जो है पूरी हो गई हैं और रुकावट खत्म हो गई और इन दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार किया है और एक दूसरे के साथ जो है विवाह संबंध में बदल गए। तो ये सामाजिक तौर पर बाहर जो है अपने अभी निकाह किया जाएगा इनका? जी, जो बाह्य जो औपचारिकताएं हैं वो इनके द्वारा जो है पूर्ण कर ली गई। केंद्र सरकार ने संसद से कृषि से संबंधित बिल पास करवाने के बाद अब रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की। कृषि मंत्री ने कहा कि इस कदम से हम साफ संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ने एमएसपी को हटाया नहीं। सरकार ने 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है। इनमें गेहूं में 50 रुपए, चना में 225 रुपए, मसूर में 300 रुपए, सरसों में 225 रुपए, जौ में 75 रुपए और कुसुम में 112 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अन्नदाताओं के हित में काम करने की हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाने का एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि अधिक एमएसपी जहां किसानों को सशक्त करेगी, वहीं उनकी आय दोगुनी करने में भी मदद करेगी। कृषि सुधारों को संसद की मंजूरी के साथ बढ़ी हुई एमएसपी से अन्नदाताओं की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। और देश में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के 90,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। रिकवरी दर जो है वो 80% को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 93,356 मरीज ठीक हुए। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी अधिक दर्ज किया गया। अब तक करीब 44 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल रिकवरी के वैश्विक आंकड़ों में भारत शीर्ष पर है। वैश्विक रिकवरी दर में भारत का योगदान 19% से अधिक है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 लाख को पार कर गई। बीते 24 घंटे में 75,083 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 55,62,664 हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 1,053 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके साथ कुल मौतों का आंकड़ा 88,935 पर पहुंच गया है। वहीं 9,75,861 एक्टिव केस हैं। वैसे कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा सुकून दे रहा है। बीते 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा यानी 1,01,468 मरीज ठीक हुए हैं
और अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 45 लाख के करीब यानी 44,97,868 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 80.86% हो गया है। बता दें कि अकेले सितंबर महीने में ही अब तक 19,41,238 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में इन्हीं बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये 7 राज्य देश के वो राज्य हैं जहां कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब है। 23 सितंबर को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन राज्यों में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेंगे। बता दें कि फिलहाल देश में अनलॉक 4.0 चल रहा है और अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों को कई रियायतें दी जा रही हैं। वहीं अब अनलॉक 5.0 के दिन भी करीब आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से देश में मामले बढ़ रहे हैं, सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। किसानों से जुड़े विधेयक को लेकर विपक्ष विरोधी रुख अपनाए हुए है। विपक्ष का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी ओर राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों का मामला तूल पकड़ चुका है। निलंबित सांसद सोमवार से धरने पर बैठे हुए हैं। उनका प्रदर्शन रात भर जारी रहा। इसी बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण मंगलवार को उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें चाय दी, लेकिन धरने पर बैठे सांसदों ने उपसभापति की चाय पीने से मना कर दिया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब वे हमारे घर आएंगे तो हम व्यक्तिगत रिश्ते निभाएंगे, लेकिन यहाँ हम किसानों के लिए बैठे हैं, इसलिए व्यक्तिगत रिश्ते निभाने का समय नहीं है। हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए। देश के हजारों किसान भूखे प्यासे सड़कों पर इस काले कानून के खिलाफ हैं। हमने उनसे भी कहा कि उस दिन नियम कानून को ताक पर रख के किसान विरोधी बिल देश की संसद में पास किया गया, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। हम लोग वोटिंग मांगते रहे, आपने वोटिंग नहीं कराई। ये बात डेप्यूटी चेयरमैन साहब अभी यहाँ आए थे, उनसे भी कहा गया। रविवार को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कार्रवाई करते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। सांसदों की पहली मांग है कि किसान विरोधी विधेयक वापस लिया जाए। उनकी दूसरी मांग है उनका निलंबन वापस हो। निलंबित सांसदों का साथ देने के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। वहीं विधेयक का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में हो रहा है। राज्य के 4 कांग्रेसी सांसदों ने बीती रात राष्ट्रपति भवन का मार्च किया और कांग्रेस सांसद कैंडल लेकर निकले। कांग्रेस सांसदों की मांग है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करें, लेकिन पुलिस ने उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हमारी संसद से सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी। शिवसेना ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सांसद संजय राउत का कहना है कि सदन में जो हुआ उसका केवल विपक्ष ही जिम्मेदार नहीं है, सत्ता पक्ष भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपूर्णता को कोई स्थान नहीं है। यहाँ अधूरा कुछ नहीं होता। ये राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, शिव की काशी के साथ ही बुद्ध, कबीर और महावीर की भी धरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। उत्तर प्रदेश अपनी इसी परंपरा को गति प्रदान करते हुए एक भव्य फिल्म सिटी का विकास करके दुनिया को एक उपहार देगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अनुपम खेर, परेश रावल, उदित नारायण, नितिन देसाई, कैलाश खेर, अनूप जलोटा, अशोक पंडित, सतीश कौशिक जैसे अनेक दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित फिल्म सिटी पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर प्रकृति और परंपरा की असीम कृपा है। फिल्मों ने हमारी भारतीय संस्कृति से विश्व जगत को परिचित कराया है। ऐसे में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को विशेष अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मॉडर्न फिल्म सिटी और इंफोटेनमेंट जोन की स्थापना का निर्णय लिया है। डिमांड होती थी कि इस एपिसोड को एक बार फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। हम किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं अपनी चीजों को, ये इस पर निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि पीढ़ियां याद करेंगी जो आप अच्छी चीज देते हैं। भाई आज जब चाणक्य एक सीरियल आता है, लोग किस रूप में उसको देखते हैं। लोगों को अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति का एहसास होता है कि वाह, ये हैं हम, ये कर सकते हैं हम, अन्यथा किसी को पता ही नहीं। आखिर इन चीजों के बारे में देखा कौन? और मुझे लगता है सही परिप्रेक्ष्य में उसको हम रख सकेंगे तो उस दिशा में बेहतर प्रयास करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है, देखिए मैंने पहले भी यहाँ पे कहा, जो अभी यहाँ पर हम मेरे सामने जो बात अभी ओम जी ने जो बात कही कि वो आदि पुरुष के नाम पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं स्वागत करूंगा। और मैं तो चाहूंगा कि पूरा रामायण सर्किट पे कार्य चल रहा है, रामायण सर्किट पे जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, देखिए कितनी अद्भुत परंपरा है। और इस पे तो हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि देखिए अभी अयोध्या विवाद का पटाक्षेप हुआ है, कितने शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों आदर्शों की स्थापना करते हुए, जहां पे हर व्यक्ति को अपनी बात को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, और तब 492 वर्ष के विवाद को, जिसमें लाखों लोग जहां पर बलिदान हुए हों, और एक फैसले ने सभी लोगों को एक नया वो दे दिया हो। आपने देखा होगा, ये भारत है। यानी हम लोग किस रूप में राम के उस महत्व को प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आना था, लोगों को लगता था कुछ होगा। मैंने कहा यार देखो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें होंगी। और मैं आपको बताऊं, आजादी के बाद का हमारा सबसे शांतिपूर्ण दिन था। बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण बीन ने प्रस्तावित फिल्म सिटी के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण भी दिया। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर इसका विकास होगा। इसमें 220 एकड़ कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए आरक्षित होगा। ये मथुरा वृंदावन में 60 और आगरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम यहाँ फिल्म सिटी के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ 35 एकड़ में फिल्म सिटी पार्क भी विकसित करेंगे। यह क्षेत्र रेल और सड़क परिवहन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास ही है, जो शीघ्र तैयार हो जाएगा। इसे मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई स्पीड ट्रेन से भी जोड़ने की योजना है। इससे पहले अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने पिछले 3.5 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की यात्रा से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संबंध परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जहां ये फिल्म सिटी विकसित करने पर विचार है, वह भारत के ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास से संबंध है। ये हस्तिनापुर का क्षेत्र है। फिल्म सिटी भी सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाली होगी। आज ये पहली बैठक आप लोगों के सामने प्रस्तावित की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोग सबकी पूरी टीम की ओर से और आप सबकी ओर से सर का स्वागत करते हुए, मैं सर का मार्गदर्शन लेते हुए ये कहना चाहूँगा कि सर, आपने जब एक सप्ताह पहले मेरठ मंडल की बैठक ली तो मेरठ मंडल में आपने पहली चीज कहा कि फिल्म सिटी कहाँ है, और उसी दिन आपने उद्योग विभाग के और नोएडा के जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। और मैं ये एक और अचीवमेंट कहना चाहूँगा, यहाँ IIDC महोदय आलोक टंडन साहब बैठे हैं, यहाँ पर CEO यमुना एक्सप्रेसवे अरुण मीर साहब बैठे हैं। 3 दिन के अंदर
पहला प्रस्ताव भी आ गया लैंड का 1000 एकड़ का, और वो भी लगभग आज सर के सामने आप लोग का मार्गदर्शन लेके उस पर भी आगे कार्रवाई हो जाएगी। यानी सर का जो आदेश होता है, आज आदेश हो, कल हम उसको रखें, कल उसको पॉजिटिवली आगे ले जाएं। इस कड़ी में आज ये बैठक में आज हम लोग आए हैं। मैं पुनः इस अवसर पर आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से स्वागत करना चाहूँगा। और बैठक के शुरुआत में जैसा सर का आदेश है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का प्रेजेंटेशन लेने के बाद फिर मैं अशोक पंडित साहब और जितने आप सीनियर लोग हैं एक एक करके यहाँ बैठक में जो है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है एक एक करके हमारे संजीव सिंह जी सबको आमंत्रित करते जाएंगे। और अंत में राजू श्रीवास्तव साहब हमारे अध्यक्ष हैं फिल्म बंधु के, वो पूरा समेशन भी करेंगे और सर का फिर मार्गदर्शन फिर हम लोग लेंगे।